द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्सेस में गिरावट ज़्यादा आई है। निफ्टी 50 और निफ्टी और सेंसेक्स और निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, इनकी तुलना में निफ्टी मिड कैप में और निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट ज़्यादा आई है और स्मॉल कैप में भी गिरावट ज़्यादा आई है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात अनुरोध करूंगा कि इस गिरावट के आखिर कारण क्या है। ज़्यादा गिरावट क्यों आई? जो ज़्यादा चढ़ेगा वो ज़्यादा गिरेगा। बबल विल बर्स्ट, एक नेचुरल रूल है। और इसमें कितने स्मॉल इन्वेस्टर मारे गए। स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास, ज़्यादातर के पास में मिड कैप और स्मॉल कैप ही रहते हैं। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो वर्थलेस शेयर्स थे, जिनको सटोरियों ने नीची रेटों में खरीद लिया था, बहुत नीची रेटें थी सन 2020 में, 21 में, 22 में। जैसे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन था, इरडा आया, 50 रुपये 55 रुपये लिस्ट हुआ, खरीद गई। रेल विकास निगम 30-35 रुपये में खरीद गया। इंडियन रेलवे फाइनेंस को खरीद गए। आरईसी पीएफसी को खरीद गए। तो आरईसी पीएफसी तो चलो फिर भी ठीक हैं। और इस तरह के जो प्राइवेट जो पीएसयू बैंक्स थे वो बिल्कुल मिट्टी हो गए थे। उनको उन भावों पे गवर्नमेंट के जो उनमें जो सुधार लाने का जो 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 अभियान चलाया सरकार ने, उसको देख करके और उन्होंने बहुत सस्ती रेटों में खरीद लिए थे। और अब वो इन शेयरों को धुआंधार गति से बेच रहे हैं। वो बहुत से शेयर इनमें शामिल हैं। उनमें से जैसे सतलज जल विद्युत है, नेशनल हाइड्रो कॉरपोरेशन है, आईडीबीआई बैंक है, स्टील अथॉरिटी है। इनको ऑपरेटर्स ने खरीद लिया था बहुत सस्ती रेटों में। तो उनके तो वारे नारे हो गए। और हमेशा ये होता है कि मरता रिटेल इन्वेस्टर है, क्योंकि उसके पास ज्ञान और अनुभव का अभाव होता है। और यही नहीं, बहुत तेज गति से पैसा भी कमाना चाहता है। और वो ये भी कहता है कि नहीं साहब, महंगा शेयर मत बताओ। मैं कईयों को समझाता हूँ, ये महंगा नहीं है देवता, मतलब ये महंगा नहीं है। महंगा तो वो शेयर है जो घटिया शेयर है। ये महंगा नहीं है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या रिलायंस का शेयर महंगे थोड़ी हैं, क्योंकि ये लेते नहीं है, देते ही हैं। ये लेते कभी कभाऊ थोड़े बहुत टाइम है, 2-4-6 महीने के लिए, बाकी ये तो देते ही हैं। मतलब चूंकि दे आर अर्निंग, हाई अर्निंग कंपनीज, देश की शान है, मतलब देश के स्टॉक एक्सचेंज की शान है। लार्सन ट्यूब्रो बताओ कि नहीं साहब ये नहीं लड़ा मेरे को, वो कहेगा कि साहब कोई मेरे को तो 150 के अंदर अंदर का शेयर बताओ। अरे भाई क्यों पैसे की मिट्टी करते हो। खैर एनीवे, इस बारे में चर्चाएं खूब करते रहेंगे। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि निफ्टी के नहीं, ये जो है मिड कैप, निफ्टी मिड कैप में गिरावट कितनी आई मैं आपको बताता हूँ। 52 वीक्स पहले 47,675 का लेवल था और फिर ये 60,850 पे गया, यानी कि करीब 26% की बढ़त इसमें आ गई एक 52 वीक्स के अंदर। और आज ये 50,769 है वीडियो बनाने तक। ये अभी करीब बजे 12:30 ऑफ दी नून 50,769 है ये, मतलब। अब हायर लेवल से कितना गिरा ये? हायर लेवल से गिरावट आई है, ये गिरावट आई है, मैं देखता हूँ 13%। नहीं 13 नहीं आई है, 46 मतलब 50,769, 50,770 बटा 60,850, 60,850, 50,769 और बटा 60,850, 60,850, करीब 16.5% की गिरावट इसमें 52 वीक के हाईएस्ट लेवल से आज तक आ चुकी है। 16.5% की गिरावट वैसे तो बहुत होती है, मतलब पूरे इंडेक्स का 16.5% गिर जाना बहुत बड़ी बात है। और ये निफ्टी के अंदर करीब 13% की गिरावट आई है।
तो ये ज़्यादा गिरावट निफ्टी की तुलना में इसमें क्यों आई कि एक तो क्या है कि इनका पी रेशो बहुत हाई रहा है, आज भी हाई है बहुत से शेयरों का पी रेशो 60 70 80 मामूली बात है। अरे भाई ग्रोथ हो जब तो ठीक है, कम और ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी की पॉसिबिलिटी हो जब भी ठीक है वो पी रेशो, लेकिन ना तो ग्रोथ है ना ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी है। और उसके बावजूद भी आप पूछ लो किसी से भी, किसी एनालिस्ट से पूछो नहीं आप इसको होल्ड करो, इसके प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, तब आपको बहुत आनंद आएगा इसमें। ये क्या बात हुई, मतलब है कब पूरे होने वाले हैं प्रोजेक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, क्या उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कितना डेट है उस कंपनी के ऊपर, क्या इनकी फुल कैपेसिटी पर क्या कितना टर्नओवर आएगा, कितना EBITDA होगा, कितने, ये सब चीज़ें बताओ ना यार, मतलब उसको जब तो कोई ढंग की बात है। वैसे मतलब कि साहब ये ठीक है रखो, इसके प्रोजेक्ट पूरे होने पर सही हो जाएगा, कितने साल बाद होगा, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। उसमें बहुत से शेयर थे, अब मैं आपको मैं बताता हूँ 8 शेयरों के उदाहरण दूंगा मैं आपसे। 8 शेयर्स के उदाहरण में आप देखिए, पीबी फिनटेक 2246 रुपये से गिरकर और 1564 रुपये आ गया, यानी ऑप्टिमम लेवल जो 2246 रुपये था उस पर इसका पी रेशो 1200 था। मेरा ख्याल हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज का सबसे हाईएस्ट पी रेशो इसी में था, मतलब ले गए खींच करके और बड़ाई कर करा के मीडिया के जरिए ठोक भी गए लोगों को, पिला गए लोगों को। इसमें 30.37% की गिरावट आई है, मतलब यानी निफ्टी मिड कैप में तो गिरावट आई कितनी 16.5% की, और इसमें आई 30.37%, करीब करीब डबल गिरावट आई है। तो आप ये बताइए, और मैंने इतना मतलब इतना शानदार वो है काम इनका, शानदार काम इन द सेंस कि बिफोलिंग टैक्टिस कितनी ज़बरदस्त है, सुनिए आप। इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी इनको ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी सेबी ने किस नहीं किया। इन्होंने जो रिजल्ट दिया है उस रिजल्ट को किसको ही नहीं समझ सकता, इतना टिपिकल वे में बना के दिया है उसको, उसकी ड्राफ्ट एंड डिजाइन ही अलग है। मतलब आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट रिजल्ट कि साहब हमारी 200% ग्रोथ आ रही है, 300, अरे भाई कैसे आ रही है ये तो बताओ, साफ सुथरी तो बताओ, घुमा फिरा के बता रहे हैं, और ऐसे ऐसे वर्ड हैं, ऐसी ऐसी शब्दावली है जिसको कोई जानता ही नहीं। मतलब तो ये जो इस तरह के शेयर थे ना और चलते हैं, यानी जो जनरल गिरावट आई है, और ये इस तरह का, अगर ये इस तरह के शेयर 30-40% नहीं गिरते तो निफ्टी मिड कैप भी ज़्यादा से ज़्यादा 10% गिरता है इस अंदर के अंदर। अच्छा, दूसरा शेयर चलते हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, इसमें 14% गिरावट आई है, लेकिन दोस्तों इसमें और गिरावट आने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शेयर की आज की तारीख में भी शेयर का 77 का पी रेशो है, मतलब, और जो अर्निंग में अब अर्निंग आ गई, और हो सकता है इतना ही पैसा ही कमाती रहे, लेकिन ग्रोथ नहीं आएगी इसमें, ग्रोथ पर ग्रोथ जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी, क्योंकि वॉल्यूम्स विल बी रिड्यूस्ड। ये क्वार्टर तो बहुत पुअर जाएगा बिकॉज द वॉल्यूम्स हैव रिड्यूस्ड। जो सेबी ने F&O के बिजनेस पे भी जो कई तरह के मतलब कैप्स लगाए हैं, कई तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, उससे भी इनका वॉल्यूम गिरेगा, और गिरा भी है, इसी कारण गिरा भी है, मतलब 14% आई गिरावट है ना। सुंदरम फाइनेंस, इसमें 20% की गिरावट आई है, 5500 रुपये से शेयर आ गया 4400 रुपये। ऑपरेटर जब खींचता ही चला जाता है शेयर को, और लोग लेते चले जाते हैं। बट टैक्टिस, जनरल टैक्टिस ये है कि शेयर को तेज करो, माल बिक जाएगा, ऑपरेटर का माल बिक जाएगा, ठोक जाता है वो। अच्छा, स्टील अथॉरिटी का शेयर 175 रुपये से गिर के 102 रुपये आ गया 52 वीक्स में। 52 वीक की कहानी बता रहा हूँ सारी। मेरे पास भी काफ़ी मात्रा में थे शेयर ये, और मैंने इनको 110.5 के आसपास खरीदा था, और मेरे खरीदने के पश्चात ये 140 रुपये गया। इसका रिजल्ट थर्ड क्लास आया, 118 रुपये मैंने उसी दिन ठोक ठाक दिए इनको, और मेरे बेचने के बाद में 10-5 दिन के अंदर ही 175 रुपये तक ले गए इसको, और लोगों को माल पिला करके बेच बाच करके और रवाना हो गए, और आज ये 102 रुपये है। इसमें गिरावट आई है, 42% की गिरावट आई है। तो ये निफ्टी मिड कैप को नीचे खींच के लाए ये जो शेयर है इस तरह के। अच्छा, IDBI बैंक, इसका हाईएस्ट रेट था 52 वीक का 107 रुपये 90 पैसे,
अभी इसका रेट है 74 रुपये 20 पैसे। 32% की गिरावट आई है मतलब। और 12,000 करोड़ की पेड अप इक्विटी है इसकी। 3 लाख करोड़ का इसका डिपॉजिट पैसे। ये कैसे सर्व करेगा मतलब है, हाउ इट विल सर्वाइव, मतलब ये चल ही नहीं सकता है शेयर। अच्छा, गवर्नमेंट जो बेच भी रही थी अब बेच नहीं रही। गवर्नमेंट हैज ड्रॉप द प्लान। बेचती भी तो क्या करती, मुझे आप बताओ। कोई लेने वाला अगर कोई बैंक भी लेता है इसको, वो 1 के बदले 20 शेयर देता, मतलब 100 शेयर के बदले 2 शेयर देता, आपको आधा रेशो में चटनी हो जाती, क्या आता था मतलब। तो इस शेयर को भी लोगों ने होल्ड किए रखा, होल्ड कर रहे हैं बड़े प्रेम से। 32% गिर चुका है, और कितना गिर जाएगा गॉड नोज। वोल्टास नामी कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर दी बेस्ट कंपनी टाटा मैनेजमेंट है। 1944 रुपये का हाईएस्ट लेवल था, जिसको खींच के 1300 रुपये एक पे लिया है, मतलब 33% की गिरावट आई है इसकी रेट के अंदर। अभी अभी आई है, मैंने 20 दिन में ही, मतलब IDBI में भी अभी आई है। अच्छा सर, तो लोग क्या है कि उसका रेट का जस्टिफिकेशन नहीं देखते, कंपैरेटिव चार्ट नहीं बढ़ते, पीयर से नहीं मिलाते उसको। खरीद लो बस, बढ़ रहा है, सुबह बढ़ जाएगा, शाम को बढ़ जाएगा, वो चोट मार जाता है। ऑपरेटर जनरल इन्वेस्टर की, रिटेल इन्वेस्टर की, जनरल की साइकोलॉजी को के हिसाब से अपने शेयर को चलाता है और वो ठोक जाता है, मतलब। अच्छा साहब, अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हाईएस्ट लेवल था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 73 रुपये 50 पैसे। अभी 48 रुपये है रेट, इसमें 35% की गिरावट आई है। PSU बैंक में सब में यही हुआ है, 35 40% गिरे हुए हैं अभी वो। आप सेंट्रल बैंक को देख लो, यूओ बैंक को देख लो, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, जो भी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सब गिरे हुए हैं। अच्छा साहब, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है, वेल रेप्यूटेड कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कंटेनर ट्रांसपोर्ट करती है, ड्राई प्लेस से उठाती है, डिफरेंट प्लेसेस से, इंडस्ट्रियल एरिया से, जहाँ से भी एक्सपोर्ट होना होता है, और वहाँ से पोर्ट पर ले जा करके संभलाती है ये कंपनी। इसका शेयर 1180 रुपये से गिर के 692 में आ गया। देयर इज ए 42% डाउनफॉल इन द शेयर। इस पर बहुत रिकमेंडेशन आती थी, मैं भी चेक करता था, रिकमेंडेशन आती थी। अरे मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, हैं। आई यूज टू सरप्राइज ऑन सच टाइप ऑफ रिकमेंडेशंस। मैं बिल्कुल अनर्थ कर रहा हूँ, मतलब यानी ये पोल खोल रहा हूँ मैं, आप समझिए इसकी। किसी भी PSU का पी रेशियो इतना नहीं था जितना इनका था। मझगांव, डोक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इतनी जबरदस्त ग्रोथ दे रहे हैं, उनका पी रेशियो भी इतना नहीं था जितना इसका था। एंड नाउ इट हैज रिड्यूस्ड बाय 42%। मैंने जो 8 शेयर बताए उनमें हाईएस्ट रिडक्शन इस शेयर में आया है। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके पास जो भी शेयर है, मैं ये नहीं कहता इमीडिएटली बेच लिए, बहुत बड़ा घाटा बुक कीजिए। एक घाटा बुक करने लायक छोड़ते ही नहीं है ऑपरेटर्स, जो है उस शेयर को जो चलाते हैं, ऐसा अटका देते हैं इन्वेस्टर को, ना वो एवरेज करने की पोजीशन में आता है। एवरेज करने लायक है ही नहीं ये शेयर। मैं आपसे बताऊँ, एवरेज करनी हो रिलायंस में कीजिए आप, मतलब LNT के अंदर कीजिए, इन्फोसिस में, TCS में कीजिए, इनमें क्या एवरेज करनी, मतलब ये कूड़ा है तो बिल्कुल। तो मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि आप कृपया अपने पूरे पोर्टफोलियो के अंदर को रिव्यू करें, और उसमें जिनका भी पी रेशियो ज़्यादा है और जो कंटिन्यूस ग्रोथ देने की पोजीशन में नहीं है, बढ़िया शेयरों में ग्रोथ नहीं आ रही, चिंता मत करें, आ जाएगी। उसमें मैनेजमेंट ला के रहता है, साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में लाएगा, वो धोखा नहीं होता उसमें। लेकिन ये जो हल्के शेयर है ना, जिनके पीछे ना तो कोई साउंड मैनेजमेंट है, ना साउंड टेक्नोलॉजी है, ना कोई उनकी कोई है नहीं, कुछ ढंग का नहीं है काम। मतलब सतलज जल विद्युत है, NHPC है, इतनी बड़ी बड़ी इक्विटीज़ हैं। अगर आज NHPC एक बोनस दे दे तो सीधी 25,000 इक्विटी हो जाती है आपकी। रिलायंस की पेड इक्विटी कितनी है? 14,000 करोड़ की। आप 10% अगर NHPC डिविडेंड देता है तो 1200 करोड़ रुपया उसको डिविडेंड देने को चाहिए। आप देखिए, 1200 करोड़ की कमाई है टोटली, कहाँ से क्या हो।
ब्याज का बोझ इतना ज़्यादा है, पूछो मत आप ये। तो उन सबको रिव्यू कीजिए। मेरी एक गुजारिश है, बहुत गंभीरतापूर्वक रिव्यू कीजिए। आपसे नहीं होता है तो किसी थोड़ी जानकार आदमी से हाथ पैर जोड़ के और रिव्यू करवा लीजिए। आपका पैसा बच जाएगा जो कुछ बचा है, और उस पैसे से धीरे धीरे बेचें। आप थोड़ा सा जैसे जैसे उठा हुआ है उसके अंदर और एग्जिट करें आप, मतलब इंटेंशन एक्सिट का रखें आप, और उसको अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में लगा दीजिए। आपका पैसा बच जाएगा और आगे चल के बढ़त भी देगा वो। तो इतना ही रहने देते हैं। आज ये चर्चा पूरी हुई। आपको वीडियो सब पसंद आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।